आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुरब रहें। 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध के पानी पर डाके और कश्मीर में बदअमनी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी तालका कश्मीर की तरफ से बेदारी मार्च के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसे खिताब करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि दरिया सिंध से गैर कानूनी तौर पर 6 केनाल निकाले जा रहे हैं। हमारे मुल्क के दलाल सदर ने 4 दिन के इक़्तिदार के लिए धरती का सौदा किया है। कोई भी इस मामले पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वतन और अपनों का एहसास नहीं रहा। उसने पार्टी के रहनुमाओं को भी ये कहा कि इक़्तिदार के सौदे में दरिया पर केनाल निकालने की इजाज़त दे दी है, इसीलिए पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अपने जारी किए गए बयान में सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद ज़ैन शाह ने सरदार अख्तर मेंगल समेत BNP रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने पर कहा है कि पार्लियामेंट को अगवा करके आईनी तरमीम के बाद उसका पहला शिकार अख्तर मेंगल हुए हैं, जो काबिल मज़म्मत थे। मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमे को फौरी खारिज किया जाए। STP सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी ने वतन मुखालिफ साजिशों के खिलाफ 30 अक्टूबर को बबरलो बाईपास सखर पर इकट्ठा होने की अपील की है। उसने अपने जारी किए गए वीडियो बयान में कहा है कि इस वक्त सिंध को 2 खतरे दरपेश हैं। पीने और ज़राअत के लिए पानी नहीं है, पानी का बड़ा मसला है। वफाकी हुकूमत दरिया सिंध से केनाल निकालने की कोशिश कर रही है। कालाबाग डैम जैसे मंसूबों पर अमल नहीं कर सके, इसलिए केनाल निकालने की साजिश की जा रही है। अगर केनाल निकाले गए तो सिंध मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, जो इंतहाई दर्दनाक अमल होगा। दूसरा बड़ा मसला सिंध की वहदानियत है। सिंध को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं। सिंध के लोगों से अपील है कि वो इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। सिंधियानी तहरीक के रहनुमा नाम और फनकारा जीजी ज़रीना बलोच की 10वीं बरसी मनाई गई। बरसी के मौके पर सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी सदर उमरा समो, अवामी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा नूर अहमद कातियार, हाजी खान समो, सरमद राजपर और दीगर कारकुनान ने जीजी ज़रीना बलोच की आखिरी आरामगाह पर पहुंचकर फूलों की चादर चढ़ाई और कौमी तरानों से सलामी दी। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि जीजी ज़रीना बलोच ने रसूल बख्श पलीजो के साहिब के फ़िक्र से हम आहंग होने के बाद रिवायती रिवायात को छोड़कर एक बेहतरीन कौमी इनकलाबी गुलकारा के तौर पर उभर कर सिंध भर में लतीफ़, अयाज़, उस्ताद, मुंशी, सरवेश और दीगर शोरा के अशार गाए। वो सिंध समेत दुनिया के दीगर ममालिक में मकबूल थी। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में IG सिंध की इंक्वायरी कमेटी के अहम इंकशाफात सामने आ गए। 115 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 24 अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए गए। इस रिपोर्ट में 10 से ज़ायद गवाहां और वर्सा के बयानात भी शामिल किए गए हैं और रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को भी इरसा कर दी गई है। रिपोर्ट 2 DIGs और 2 SSPs पर मुश्तमिल 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने तैयार की है। कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि डॉक्टर शाहनवाज को उमरकोट पुलिस ने कराची के होटल से गिरफ्तार किया और SSP उमरकोट की हिदायत पर मीरपुर खास में पुलिस के हवाले किया। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV से वाज़ेह है कि डॉक्टर शाहनवाज को SSP मीरपुर खास की गाड़ी में मुंतकिल किया गया। उनकी हवालगी मीरपुर खास में जमड़ाव चेक पोस्ट पर की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर शाहनवाज की हवालगी की 1.5 घंटे बाद सिंधड़ी में उन्हें कत्ल कर दिया गया। याद रहे कि 18 सितंबर को सिंधड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से मुतल्लिक़ फ़िल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बताते हुए कहा कि उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मज़ीद दरवाजे खोल दिए। न्यूज़ के मुताबिक ख़त को फ़िल कोर्ट के सामने रखने की दरख्वास्त होते हुए कहा गया है कि आईनी हदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। ख़त में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन हैं।
चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मज़ीद कहा कि मेरा ख़त फ़िल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मज़ीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मज़ीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं किया। सीनियर तरीन जज ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुरतकिब रहे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शत्तर मुर्ग़ की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फ़ैसलों की कोई कदर और इज़्ज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फ़ैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। ख़त में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात ता देर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त में मज़ीद कहना था कि इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। याद रहे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जजेस की हैसियत से आखिरी दिन था और उनके रिटायरमेंट के हवाले से फ़िल कोर्ट रेफरेंस में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जिससे अंदाज़ा होता है कि अदलिया तकसीम का शिकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माज़रत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया ख़त सामने आ गया था। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माज़रत की थी। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे ख़त के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अदालत उज़्मा को आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन है, जहां उनकी अदलिया के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में 10:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नामज़द चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा और ख़ानदान के दीगर अफराद शरीक हुए। नामज़द चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने अलविदाई रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि आपकी रिटायरमेंट पर मेरे मिले जुले तासुरात हैं। एक तरफ मुझे आपके जाने का अफसोस है क्योंकि हमें आपके ज़बरदस्त मज़ाह की कमी शिद्दत से महसूस होगी, लेकिन साथ साथ इस बात की भी खुशी है कि आप अच्छी सेहत के साथ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और अब अपने खूबसूरत ख़ानदान के साथ वक्त गुजार सकेंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बेंच शेयर करते हुए हमारे दरमियान कई मरतबा इख्तलाफ राय हुआ, लेकिन ये हमेशा मेरा नुक्ता नज़र सुनने के लिए तैयार नज़र आए और उन पर अमल करने के लिए भी तैयार नज़र आए, जो एक ऐसी खसूसियत है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है और हर किसी को ये खसूसियत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कराची प्रेस क्लब के बाहर रवादारी मार्च के शुरा पर पुलिस तशद्दुद की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई, जिसके बाद एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद की जिम्मेदारी 2 DSPs और 5 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक DSP ईदगाह इमरान जाकिरानी और DSP गार्डन सैफुल्ला, जबकि प्रेडी ईदगाह नबी बख्श रसाला और गार्डन थानों के SHOs मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल की गिरफ्तार साबिक रुकन बलूचिस्तान असम्बली अख्तर हुसैन लांघा और शफीक मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। उनके खिलाफ थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है।
साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का कहना है कि पार्लियामेंट का काम अपने अरकान के खिलाफ मुजरमाना मुकदमा दर्ज करवाना नहीं है। रज़ा रब्बानी ने अपने बयान में कहा कि अख्तर मेंगल पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR का इंदराज काबिल मज़म्मत है। सेनेट सेक्रेटरीट का इस झूठी FIR में कोई किरदार नहीं होना चाहिए था। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस मुल्ज़मान को मुबैना तौर पर छुड़ाने के लिए नामालूम मुल्ज़मान कैदियों को ले जाने वाली पुलिस की 3 गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसे नाकाम बनाकर 3 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हमले के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी कि 4 डाकू में सवार मुल्ज़मान ने संगजानी टोल प्लाजा के नज़दीक कैदी वैनों पर हमला कर दिया। मुल्ज़मान असला, डंडों और पत्थरों से लैस थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर कैदियों को ले जाने वाली पुलिस की 3 गाड़ियों पर हमले के वाक़ये को पुलिस का ड्रामा करार दिया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कैदियों के लिए ले जाने वाले वैन्स पर कोई हमला हुआ तो किसी मुल्ज़िम ने फरार की कोई कोशिश हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि SHOs तरनोल इस तमाम कार्रवाई में मुलविस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। उनका मज़ीद कहना था कि PTI के MPAs कारकुनों और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी एहलकारों को कुछ हुआ तो इंस्पेक्टर जनरल, IG और वज़ीर दाखिला पर जिम्मेदारी आयद होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ D-चौक एहतजाजी केस में ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ इमरान खान की दोनों बहनों की ज़मानतें मंजूर की हैं। मलिर के कदीम गांव मिसमार करने की एक मरतबा फिर तैयारियां की जा रही हैं, जबकि बहरिया टाउन फैलता हुआ खीरथड़ तक जा पहुंचा है। इस सिलसिले में मलिर के कदीम गांव बचाने के लिए जदोजहद करने वाले हफीज़ बलोच ने बताया कि बहरिया टाउन कराची के प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बनाया जा रहा है। अब बहरिया टाउन कराची फैलता देह बोलाड़ी के खीरथड़ नेशनल पार्क में ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जिसमें देह मॉल थद्दो का एरिया शामिल है। देह बोलाड़ी चरागाहों पर मुश्तमिल है, जिसमें जंगलात और जंगली हयातियात इंडिजियंस आबादियाँ मौजूद हैं। देह बोलाड़ी की ज़मीनें सरकारी ज़मीनें हैं। अब बहरिया टाउन कराची के आने से ज़मीनों के खुर्द बुर्द और गैर कानूनी ख़रीद और फ़रोख्त के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ के चंद वडेरे अपने सरदार के साथ मिलकर मलक रियाज के लिए बरोकार का किरदार अदा कर रहे हैं। चूँकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की है, मगर ये सारे इदारे या तो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं या सोए हुए हैं। हम बहैसियत यहाँ के इंडिजियंस इस कब्ज़ा गिरी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हम चुप नहीं रहेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे। सिंध के कुदरती माहौल को बचाने के लिए कल कराची में क्लाइमेट मार्च किया जाएगा। क्लाइमेट एक्शन के रहनुमाओं अब्दुल खालिक जुनेजो, यासिर दरिया, अहमद शबीर, नौरीन अली, गुलाम अली और दूसरों ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि कराची शहर समेत सिंध भर में कुदरती माहौल को बचाने सिंधु दरिया और कारमझड़ समेत दूसरे माहौलियाती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतवार के दिन मार्च किया जाएगा। रहनुमाओं ने कहा कि कराची शहर के माहौलियाती मसाइल सिंध भर के मसाइल से जुड़े हुए हैं। अगर सिंधु दरिया को अपने हिस्से का पानी न दिया गया तो इंडस डेल्टा तबाह हो जाएगा। उनका कहना था कि कराची शहर में जो मंसूबे चल रहे हैं वो मकामी आबादियों, ख़ासतौर पर कदीम आबादियों को मिसमार करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जो अमल आलमी और मुल्की माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा माहौलियात दुश्मन मनसूबों की इजाज़त रिश्वत के एवज़ दे रहा है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ के कारकुन समीदीन बलोच ने बाज़ाब्ता तौर पर बलोच यकजहती कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक समीदीन बलोच ने बलोच यकजहती कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। समीदीन 15 सालों से बलोच जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ है। समीदीन कोयटा ता इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च तुरबत ता इस्लामाबाद लॉन्ग का हिस्सा होने समेत बलोच राजी मुची के सिफ़े अव्वल के अरकान में रहे हैं, जबकि आप फ्रंट लाइन डिफेंडर एवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने समाजी राब्तों की साइट ब्लू स्काई पर एक पोस्ट में समीदीन बलोच को शमूलियत को खुश आइंद करार दिया है।
बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले 2 अफराद बाजियाब हो गए। ग्वादर के करीब दूरो चेक पोस्ट से फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले मूसा वल्द इकबाल गुज़िश्ता शब बाजियाब हो गए। मूसा वल्द इकबाल, जो इससे कबल 2018 में जबरी गुमशुदगी का निशाना बने थे, रवां माह 17 अक्टूबर को एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें उनके दीगर 2 रिश्तेदारों फैसल बलोच, हमजा बलोच के हमरा जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया था। तीनों अफराद बलूचिस्तान के ज़िला केच की रिहायशी हैं। मूसा वल्द इकबाल की बाजियाबी की तस्दीक इलाकाई ज़रा ने कर दी है, तहम उनके हमरा लापता फैसल और हमजा के हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आ सके हैं। इधर गुज़िश्ता शब बलोच यकजहती कमेटी की जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान सरकारी हिमायत याफ्ता गिरोह डेथ स्क्वाड के हाथों अगवा होने वाला तालिब इल्म नसीब बलोच बाजियाब हो गया। नसीब बलोच के करीबी ज़रा के मुताबिक नसीब बलोच पर अगवा के दौरान शदीद तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी हालत गैर हो गई, जिसके बाद लवाहिकीन ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया है। 16 अक्टूबर को कराची के इलाके बशीर विलेज से पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों के लापता होने वाले कंबर बलोच सादुल्ला, बेबगर, इशफाक, जीशान और ज़ुबैर बाजियाब हो गए, जबकि उनके साथ लापता होने वाले जावेद और हनीफ ताहाल लापता हैं। मज़कूरा अफराद को पाकिस्तानी फोर्सेस ने कराची में कमरे पर छापा मार कर हिरासत में लिया गया था, जिनकी जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी के साथ ही तालिब इल्मों और एहतजाजी रैली भी निकाली गई। बलूचिस्तान और कराची में हालिया कुछ दिनों से जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में तेज़ी देखने में आई है, जिनके खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रखा है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी का जहर घोलने का जिम्मेदार कौन है, के उन्वान से सिराज भागत ने लिखा। शिद्दत पसंद कम व बेश दुनिया के हर मुआशरे, मज़हब और तहज़ीब में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद मुट्ठी भर और पूरे मुआशरे के मुकाबले में इंतहाई कम होती है। वो अपने असूलों पर ज़िंदगी बसर करते रहते हैं और अपनी दरस्तगाहों तक ही महदूद रहते हैं। इसकी मिसालें हमें आज के तरक्की याफ्ता यूरोप में भी मिल जाएंगी कि जहाँ कुछ लोग सेक्युलर मुआशरों में जहाँ शख्सी आज़ादी अपनी इंतहा पर है, वहाँ भी सख्ती से अपने तशद्दुद, शिद्दत पसंद ख़यालात पर कारबंद हैं। हाँ, वो रियासत और निज़ाम से मुतसादिम नहीं, बल्कि अपनी मजहबी मकामात तक ही महदूद हैं। इंतहा पसंदी के जज्बात हमें कदीम अहद में भी दिखाई देते हैं, जब लोग देवी देवताओं पर ईमान रखते हुए उनसे अपनी अक़ीदत का इज़हार करते थे, उन्हें खुश रखने के लिए नजराने देते थे और उनके ही बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करते थे। तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है जब ये शिद्दत पसंद अनासर निज़ाम पर असरअंदाज होकर पूरे मुआशरे को यकमाल बना ले और मुआशरे में अपने वजूद से मुत्तलक एक खौफ और दहशत पैदा करने में कामयाब हो जाएं। पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से इसी तरह की सूरत हाल से दो चार दिखाई देता है कि यहाँ शिद्दत पसंदी ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है और उसके निज़ाम को खुलकर चैलेंज कर रही है। यहाँ शिद्दत पसंदी ने जनरल ज़िया के ज़माने में तरवीज पाई। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के ज़माने में निज़ाम मुस्तफ़ा की पुरतशद्दुद तहरीक चली और कई लोग अपनी जान से हाथों बैठे। इस तहरीक के पेश नज़र ही कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना, शराब पर पाबंदी और हुकूमत के सरबराह एक मुसलमान का होना लाजमी करार दिया गया। हमारा ये ख़ित्ता मजहबी रवादारी की एक पूरी तारीख़ रखता है और ये समाज सदियों से किसी मजहबी और मसलकी तफरीक के बग़ैर एक साथ रहता चला आया है। मौर्य ख़ानदान के तीसरे फरमानरवा महाराजा अशोक और मुग़लिया सल्तनत के भी तीसरे ही फरमानरवा शहंशाह अकबर का नाम इस हवाले से तारीख़ ने ख़ुसूसी तौर पर महफूज रखा कि उन्होंने मजहबी रवादारी की ख़ुसूसी मिसालें कायम की। लेकिन बाद के ज़माने में आखिर वो कौन से असबाब थे कि ये ख़ित्ता ख़ुसूसन पाकिस्तान अपने शिद्दत पसंद तशख़्ख़ुस की वजह से दुनिया में जाना जाने लगा। हम अगर क़याम पाकिस्तान के वक्त से इन असबाब और अवामिल का जायज़ा लेने की कोशिश करें तो पता चलता है कि यहाँ सदियों से मौजूद मजहबी रवादारी की रिवायत बरसग़ीर के तक़सीम की वजह से भी मुतासिर हुई और वो रिवायत इस वक्त मज़ीद कमज़ोर हुई जब तक़सीम के बाद
قیام میں آنے والی ریاستوں نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تقسیم سے قبل ہندوستان میں مذہب کے سیاسی استعمال سے شدت پسند طبقے مضبوط ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے تقسیم کا جواز بھی مذہبی اختلافات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ قومی اور سیکولر ریاست کے تخیل کے مقابلے میں مذہبی حکومت کے تصور نے اکثریت کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور یوں آج تک پاکستان میں اٹھنے والی ہر شدت پسند تحریک اپنے مقاصد کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتی ہے تاکہ اکثریت کو اپنی جانب راغب کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ بیرونی طاقتیں بھی پاکستان میں اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے مذہب ہی کو آلے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک پوری معیشت وجود میں آ چکی ہے۔ اب یہ جنگ محض نظریاتی دائروں کی جنگ نہیں رہ گئی، بلکہ مفادات اور اپنی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ کسی معاشرے کی تعلیمی پالیسی اور اس کو بروئے کار لانے والے اساتذہ نئی نسل کی ذہن سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے دن سے ہی کوئی قومی، سائنسی اور انسان دوست تعلیمی پالیسی نہیں بن سکی۔ ہمارے ہاں بیک وقت کئی طرح کے نصاب تعلیم ایک ہی طرح کے نتائج پیدا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے قومی نصاب میں مستقبل کی نسبت ماضی کو زیادہ زیر بحث لایا گیا ہے، اور ہندو مسلم اختلافات، فرقہ وارانہ تعصبات اور دنیا پر حکومت کرنے کے خواب نے ایسی جنگجویانہ نفسیات کو جنم دیا جس نے معاشرے میں موجود شدت پسند عناصر کے حق میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سوویت افغان جنگ میں جس طرح ریاست نے اپنا حصہ ڈالا اور شدت پسندوں کی نرسریاں بنائی گئیں، اسی کے ساتھ ساتھ شدت پسند نظریات کو جس طرح سے پروان چڑھایا گیا، نتائج کی پرواہ کیے بنا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ 9/11 کے بعد حالات اور نتائج آپ سب کے سامنے ہیں۔ جو کل کے نور نظر تھے آج انہی سے برسرے پیکار ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک سول اور فورسز کے 80,000 لوگ جانیں گنوا چکے ہیں، اور معیشت کو تقریباً $150 بلین کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں بھی نہیں تھمتا، اور ہم تاریخ سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔ عوامی اور بیرونی دباؤ کے باعث جب طالبان کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے اور جیسے ہی حالات کچھ نارمل ہونے لگتے ہیں تو سماج میں شدت پسندی کا ایک اور روپ توہین مذہب رسالت کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور 2011 میں ایک صوبے کا گورنر اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں ملک کے دارالحکومت میں توہین رسالت کے نام پر مارا جاتا ہے، اور یہیں سے ملک میں شدت پسندی ایک نیا رخ لیتی ہے، جس میں تحریک لبیک پاکستان جیسی شدت پسند نظریات رکھنے والی جماعتیں نمودار ہوتی ہیں، اور تب سے جتھا کلچر کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں نہ اقلیت محفوظ ہے اور نہ ہی اکثریت۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 1990 سے اب تک توہین مذہب کے الزام میں 85 افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 1987 سے 2024 تک 1855 افراد پر توہین مذہب کے الزامات عائد کر کے ان کو توہین مذہب کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ حقیقی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے کیونکہ توہین رسالت کے تمام کیسز پریس میں رپورٹ نہیں ہوتے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 70% سے زیادہ کیسز کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اس کے ساتھ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، سندھ اور بلوچستان میں بھی آئے دن توہین کے نام پر قتل اور مقدمات کا سلسلہ شروع ہے۔ انتہا پسندی کی اس آگ میں کوئی محفوظ نہیں رہا۔ پچھلے مہینے ستمبر 18 کو سندھ کے شہر عمرکوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کو سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ کرنے کے الزام میں پولیس نے جعلی مقابلہ دکھا کر ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ ورثاء کو لاش تک دفنانے نہیں دی گئی اور اس کے مردہ جسم کو جلا دیا گیا۔ اس عمل کے خلاف سندھ کے عوام نے زبردست رد عمل دیا۔ اس کے بعد قتل میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں پر قتل کی FIR کاٹی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک کسی بڑے افسر یا قتل پر اکسانے والے پیر سرہندی کی گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی۔
سندھ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا اور سندھ ہزاروں سالوں سے اپنے سیکولر تشخص کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی انتہا پسندی کا بیج بویا جا رہا ہے۔ سندھ میں ابھی تک ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف سندھ رواداری کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مجموعی طور پر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہا پسندی معاشرے کے اتحاد کو ختم کرتی ہے اور لوگوں میں نفرت اور تعصبات کو پیدا کرتی ہے، جو مسلسل فسادات کا باعث بنتے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو تاریخ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ انتہا پسندی اشتراک کے جذبات کو ختم کرتی ہے اور سماج کو گھٹن زدہ بنا دیتی ہے، جہاں سانس لینا بھی مشکل بن جائے گا۔ ایسے میں پالیسی ساز اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ماضی سے سبق حاصل کریں اور ملک میں رواداری، ہم آہنگی اور سیکولر روایات کو پروان چڑھا کر معاشرے میں جاری اس اضطراب کو کم کیا جائے۔ ریکوڈک اسٹیل ملز ڈیم فنڈ آزاد عدلیہ نے معاشی مفاد کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں خرم حسین کا تجزیہ۔ شاید یہ سپریم کورٹ کے ایک مقبول ترین چیف جسٹس کا ریکوڈک کا فیصلہ یاد کرنے کے لیے انتہائی موزوں وقت ہے، یا پھر اس ڈیم فنڈ کی یاد تازہ کرنے کا جس پر تنقید کرنے والوں کو بھی غداری کے مقدموں سے ڈرایا جاتا تھا۔ یاد ہے نا وہ عجیب و غریب تماشا جو سرخیاں بنانے کے اپنے تمام پیش روؤں سے زیادہ خواہش مند ایک چیف جسٹس نے لگایا تھا، یا پھر ایک مضمون اس چیف جسٹس کے متعلق ہو جائے جس کے سر پر شاہراہ فیصل پر ایک عمارت گرانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ جس میں بسنے والے خاندان راتوں رات بے گھر ہو گئے اور آج بھی بدلے میں ملنے والے معاوضے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو وہ چیف جسٹس یاد ہے جس نے لوگوں سے ایک ڈیم بنانے کے لیے عطیات بھی اکٹھے کیے، لیکن اس کے سر پر پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بند کرنے کی دھن بھی سوار تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کان کنی کے ایک پروجیکٹ کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کیسے لائی جاتی ہے، یا ایک بہت بڑے اسپتال کے لیے جو مہنگی ترین بیماریوں کا مفت علاج فراہم کرتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یا اگر حکومت کے کسی فیصلے سے کچھ افراد کا گھر بار چھن جائے تو ان کو معاوضہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو اندازہ ہے کہ وکلا تحریک کے بعد سے ججز کی بے وقوفیوں کی فہرست کس قدر طویل ہے۔ میرے وکلا دوست اس تاریخ کو معمول کی بات گردانتے ہیں تو یا پھر ایسے بے معنی واقعات کا ایک سلسلہ کہ جب کچھ ججز نے وقتی طور پر ایسے فیصلے دے ڈالے جو غلط نکلے، مگر میں ان واقعات کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ یہ وہ لمحات ہیں جنہوں نے وکلا تحریک سے جنم لینے والی آزاد عدلیہ کی حقیقت دنیا کو دکھائی، اور ہم نے ایک ایسی عدالتی قیادت دیکھی جو اپنے کام سے زیادہ انتظامیہ کے امور میں مداخلت میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ پالیسی سے متعلق تکے لگانا، جھوٹی ٹیکنیکل غلطیوں پر وزرائے اعظم کو نااہل کرنا، چینی کی قیمتیں طے کرنا یا قدرتی گیس پر سبسڈی بڑھانے کے مطالبات کرنا، دو صوبوں کے ان منفی اثرات سے متعلق شدید خدشات کے باوجود بڑے ڈیموں کے لیے مہم چلانا اور بے حساب ایسے احمقانہ فیصلوں کی لڑی ہے جن کے منفی نتائج سے ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ افراد اطمینان سے ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے۔ ریکوڈک کے فیصلے کو لے لیجئے۔ اس کے بعد سے آج تک کسی نجی سرمایہ کار نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی حامی نہیں بھری جب تک انہیں یہ یقین دہانی نہیں کروا دی جاتی کہ پاکستان کے اپنے قوانین، عدالتی ٹیکس حکام اور ادائیگی کے طریقہ کار ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ یہ اپنے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو خود سے فنڈ کر سکیں، اور کوئی غیر ملکی سرمایہ کار اتنی بڑی رقم پر خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ لہٰذا ملک کے پاس ایک ہی آپشن تھی،
जब 2010 की दिहाई के वस्त में उसने चीन से इस शोबे में सरमायाकारी करवाई। चीनियों ने भी कोई डील करने से पहले उन्हें यकीन दहानियों का मुतालबा किया। इस सब की जिम्मेदारी महज रिक कोडेक पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन उसका बहरहाल एक बहुत बड़ा किरदार था। और फिर हमें याद ही है कि मुकदमेबाजी में कैसे हमें लाखों डॉलर से हाथ धोना पड़े। 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और बैरिक गोल्ड के साथ एक और मुआहदा करना पड़ा। लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि ये डील पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से ही बाहर रखी गई। इस फैसले के पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल पर खौफनाक नताइज मरतब हुए, लेकिन इस बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जो गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ ख़बरों पर नज़र रखते। लिहाजा ये हमारे कौमी मुबाहिस का कभी हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त बहस कानूनी पेचीदगियों, जजेस के दरमियान गर्मा गर्मी की चटपटी ख़बरों और अदालती कार्रवाई की मुसलसल कवरेज से मुतल्लिक़ हो रही होती है। मईशत पहले ही वकला तहरीक से पहले के अदालती फ़ैसलों के बायस अपाहिश थी। एक अखबारी ख़बर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी था जिसने LNG की एक लंबे अरसे की डील को ख़त्म करवा दिया। इस फैसले ने पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को शदीद कर दिया, क्योंकि करीब इसी ज़माने में हमारे अपने कुदरती गैस के ज़खायर तेज़ी से कम होना शुरू हो चुके थे। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर नहीं, उन्हें 2010 से 2015 के दरमियान गैस की कमियाबी की याद ही होगी। अब एक बात समझ लीजिए, इन तमाम केसेस में अदालत ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। उनमें से किसी भी केस में लेकिन अदालत करप्शन का कोई सबूत न ढूंढ सकी। वकला तहरीक के बाद पाकिस्तान को एक आज़ाद अदलिया मुयस्सर आई थी, लेकिन इन जजेस ने इस आज़ादी का क्या किया? क्या आम शहरी के साथ इन अदालतों में रवा रखा जाने वाला सलूक में कोई बेहतरी आई? क्या बैकलॉग में कोई कमी आई? क्या फ़ैसले जल्दी आना शुरू हो गए? क्या फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों में कोई कमी आई? क्या अदलिया के बुनियादी काम यानी कानून के मुताबिक इंसाफ देने से मुतल्लिक़ अशारियों में अदलिया की आज़ादी के बाद कोई बेहतरी आई? डॉक्टर शाहनवाज़ कत्ल के भयानक इंकशाफात हुए हैं। इस सिलसिले में पेश करते हैं डॉक्टर साइमा जाफरी की रिपोर्ट। SSP उमरकोट आसिफ रज़ा बलोच शाहनवाज़ को गिरफ्तार करके अपने पास रखा, जहां पर शाहनवाज़ पर बदतरीन टॉर्चर किया गया। SSP उमरकोट का और मुल्ला उमर सरहंदी का प्लान ये था कि समारोह में मुल्ला उमर सरहंदी के सामने शाहनवाज़ को पेश किया जाए, वहां वीडियो बनाई जाए और गुस्ताखी की गलती कबूल करे और माफ़ी मांगे, फिर उस हजूम से उसे कत्ल करे और SSP अपने प्लान में कामयाब हो। लेकिन पुलिस ज़रा के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ ने इनकार किया और हर सवाल पे जवाब में कहा और कहता रहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोई झूठा इल्ज़ाम ख़ुद पर नहीं लूँगा। जो आप कह रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता। अचानक तशद्दुद बढ़ा, इतना हुआ कि मौत वाक़ई हो गई। अब अगर वहीं से लाश देते तो सरहंदी फंसता। उसे उमरकोट की हदूद से बाहर भेजा गया। तशद्दुद और लटकी हुई गर्दन को छुपाने के लिए लाश जलाने का प्लान था। इस प्लान में सरहंदी ने अपने लोग तैयार किए। पॉइंट: अगर लाश जलाने का पुलिस और उमर सरहंदी का प्लान नहीं था तो सुबह 5 बजे डॉक्टर शाहनवाज़ के वालिद लाश लेकर मीरपुर खास से निकला है। लोगों को क्या पता कि कहाँ लेकर जा रहा है, कौन कौन है। इतनी सुबह बोतलों में पेट्रोल लिए लोग पहले से मौजूद क्यों थे? इतनी सुबह सुबह एक जत्था कैसे मौजूद था? लाश को हजूम से बचाने के लिए एम्बुलेंस से गाड़ी की डिग्गी में डाला गया ताकि हजूम एम्बुलेंस के पीछे न भागे, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे और लाश को कोयला बना दिया गया। लाश ऐसी कि 10 सेकंड तक मुसलसल नहीं देखी जा सकती। 2 अहम नुक्ते। इंक्वायरी कमेटी ज़रा के मुताबिक गिरफ्तारी और एनकाउंटर में 8 घंटे का फ़र्क है। 3 घंटे कराची से मीरपुर खास के लगा लो तो बकाया 5 घंटे उसे कहाँ रखा गया और क्यों रखा गया? जो तस्वीर वायरल हुई उनमें वाज़ेह तशद्दुद के निशानात थे। अगर सिर्फ गोली लगने से मौत हुई तो लाश की गर्दन पर नील क्यों नज़र आ रहे थे? दूसरा नुक्ता, अगर सिंधड़ी में इनकाउंटर हुआ है तो इनकाउंटर की जगह पर खून के चंद कतरे क्यों हैं?
एक सेहतमंद लंबे चौड़े जवान को 2 गोली लगी, कम से कम 4 लीटर खून बहा होगा, जबकि न जाए वाक़ुआ पर और न मकतूल की बॉडी पर और न ही अस्पताल में कहीं भी खून नहीं है। जबकि अस्पताल लाई गई बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे वॉश करके लाई गई हो। डॉक्टर शाहनवाज के साथ एसएसपी उमरकोट आसिफ रज़ा, उमर सरहंदी, जावेद जस्कानी और एसएसपी मीरपुर खास ने वेश्याना जुल्म किया है। अगर ये सब बच जाएंगे तो तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेंगी। एक शख्स जो तौहीन का सोच भी नहीं सकता था, उस पर संगीन तशद्दुद किया गया कि वो तस्लीम करे। रियासत अब अगर खामोश रही तो तारीख़ कभी नहीं तुम्हें माफ़ करेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कम ज़र्फ़ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।